हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 की। आज एग्ज़ाम हुआ था, हम जानेंगे क्या कुछ आया था, क्वेश्चन कैसे बने हुए थे और क्या कुछ सावधानी आपको अब आगे बरतने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो आपकी एनालिसिस है, ये आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ था, तो उन्होंने ग्रुप में पूरा डिटेल में एनालिसिस पोस्ट किया था। विकी माथुर नाम है उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने पीडीएफ में पूरी डिटेल एनालिसिस बना करके मुझे भेजी है। तो मैं डायरेक्टली आपके लिए वही एनालिसिस पेश कर रहा हूं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या हुआ था। एक स्टूडेंट के नज़रिए से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो आपका पेपर था, 50 नंबर का पेपर आया हुआ था। और यहाँ पे बात करें रीजनिंग की, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रीजनिंग हार्ड लेवल की आपकी पूछी गई थी। कन्वेंशनल आपकी रीजनिंग नहीं पूछी गई थी जैसा आपके हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बल्कि टॉपिक को सेम रखते हुए सिलॉजिज्म भी पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछेंगे, पजल भी पूछेंगे, डायरेक्शन भी पूछेंगे। सब कुछ पूछेंगे तो वही नाम लगा करके, लेकिन उसे पूछने का तरीका पूरा ही अलग था। कुछ भी सेम नहीं आपको देखने को मिलता था। जैसे बात करें यहाँ पे सिलॉजिज्म की, तो 5 क्वेश्चंस आपके आए थे, वो भी कैसे थे, हार्ड क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। कैसे क्वेश्चंस थे, बॉटम अप अप्रोच थी इसमें। कैसा कि आपको यहाँ पे कंक्लूजन गिवन था, स्टेटमेंट्स को आपको चूज करना था। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू चूज करेक्ट वन एमंग 5 स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये कंक्लूजन आपके गिवन हुए थे, 5 स्टेटमेंट्स थे, 4 से 5 उसमें सब स्टेटमेंट्स थे। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको सिलॉजिस्ट पूछा गया था, जो कि हम देखते हैं कैट लेवल के अगर एग्जाम होते हैं या फिर इलिटिमस वगैरह के जो आपके जॉब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उनके जो एग्जाम होते हैं उस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलॉजिस्ट में आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया हुआ था। तो बात यहाँ पे सिर्फ अगर हम देखें तो पूरे, अगर मैं अभी ही बता दूं कि अगर पूरे पेपर के एनालिसिस आप करिए तो आपका जो रीजनिंग का सेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। मैंने देखा कई जगह पे, तो सब जगह यही है कि रीजनिंग ही बहुत ज़्यादा आपकी टफ आई थी। टफ का मतलब कि अलग आई थी। अब इस तरह की रीजनिंग भी आएगी तो आगे से बच्चे तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब इस पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ लेंगे। तो पैटर्न यहाँ पे काफ़ी कुछ बदला है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। आगे आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अगर आईपीपीबी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आगे जो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम अब आपके शुरू होंगे जनवरी के बाद से, ठीक है, जनवरी से या जनवरी के बाद से जब शुरू होंगे, तो इन सब के लिए इस तरह के आपके एग्ज़ाम की जो होंगे, तो तैयारी आपको कुछ ऐसी ही रखनी होगी। कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी कैसे जनरल जैसे आती है वैसे नहीं, चाइनीज़ कोडिंग जैसे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रैंक देन नो गुड्स, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है वो फी जी, ऐसे कुछ लिखा रहता और आप चूज़ कर लेते। वैसा कुछ नहीं था यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनक्रिप्ट करके ये दिए गए थे सारे जो भी आपके यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए थे लेटर, सबको यहाँ पे इनक्रिप्ट करके दिया गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी टाइप की ये आपकी रीजनिंग आई थी कोडिंग डिकोडिंग की। इस तरह के जो आपके पीओ मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, वो जब बाहर आते हैं तो मैं आपको लेकर के बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चंस थे, चार चार आपके स्टेटमेंट्स थे, और उसमें से आपको फिर ये फाइंड करना था किसके लिए क्या कोडिंग यहाँ पे की गई है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता और आपको सही आंसर चुनना था। तो काफ़ी कठिन था। पहली बार अगर आप एग्जाम में इस तरह देखें और आपके देखते ही ये होश उड़ा देगा। फिर बात करें अगर हम पज़ल की, तो आपके पज़ल कैसे थे। तो पज़ल आपके जैसे देखें आते हैं हमेशा से एग्ज़ाम में, वैसे ही आपके पज़ल आए हुए थे। पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट को मिला करके आपके 4 सेट्स थे 20 नंबर के, वो आपके हार्ड ही थे जैसा कि हमेशा से होते हैं। वैसे ही आपके 2-3 पैरामीटर वाले जैसे पूछे जाते हैं वैसे के वैसे ही थे। तो यहाँ से भी आपके कोई चांसेस बनते नहीं हैं। तो अगर आप देखिए 5 नंबर सिलोजिज्म के, 5 नंबर कोडिंग डिकोडिंग के और 20 नंबर इसके, 30 नंबर तो आप समझ लीजिए आपके खटाई में पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी सॉल्व करने में हो रही। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल ही था सॉल्व करना, तो सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करेगी कि आप कितना एक्यूरेटली आपने इसको सॉल्व किया है। दूसरा अगर बात करें डायरेक्शन सेंस से, तो आपके 5 क्वेश्चंस कह रहे हैं कि यहाँ पे दिए गए थे। हम देखते हैं कि डायरेक्शन सेंस या जो भी हम कहें मिसलेनियस, इसको मिला करके तो वहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, ऑड वन आउट, ये सब मिला करके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आप कर सकते थे। डायरेक्शन सेंस पे कैसे क्वेश्चन है, जैसे लिखा है मोर देन हार्ड टाइम कंज्यूमिंग वन मेन लेंदी स्टेटमेंट देन ईच क्वेश्चन हैज़ इट्स ओन 1-2 स्टेटमेंट्स। जैसा मैंने आपको डायरेक्शन सेंस के लास्ट वाले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पैराग्राफ वाले भी,
कि आपका पूरा एक पैराग्राफ दिया रहेगा, डायरेक्शन दी रहेगी, उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कुछ और डायरेक्शन आपको दी जाएगी, फिर इन दोनों को लेकर के आपको क्वेश्चन को आंसर करना होगा और उसको और बनाना होगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन सेंस में आए थे, तो आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, जिसको हम असर्शन कहते हैं, जम्पशन कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, उस पर आपके 15 तो नहीं, मैं कहूँगा 10 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे आए हुए थे। तो आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे असर्शन या एजम्पशन इन सबको मिला करके। टोटल 50 नंबर का अगर आपका पेपर है और आपने अगर 100% एक्यूरेसी अगर मैं लेकर के कहूँ तो आपने अगर 15 से ऊपर अगर किया हुआ है तब आप सेफ जोन में यहाँ पे हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो खैर हम कह दें, अगर मैं देखूं इसको तो कट ऑफ इसकी 6 या 7 नंबर से ज़्यादा तो जाने से रही, ठीक है। 5, 6, 7 नंबर ऐसे जा सकती है इसकी कट ऑफ सेक्शन वाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना होगा, तो 15 से ऊपर अगर आपने किया है तो अच्छा स्कोर यहाँ पे ये आपके लिए है, सेफ स्कोर है, समझ सकते हैं अपने लिए। तो रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड आई थी। आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी हार्ड ही आती है, जैसा आपको देखा था यहाँ पे। इस बार जो आपका कहते हैं लेवल है वो SBI PO की तरह का आपका कुछ लेवल था। हालांकि जो इंग्लिश मीडियम से हैं थोड़ा सा जिनको इंग्लिश अच्छी आती है उनके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड तो होगी नहीं। कॉम्प्रिहेंशन आया था आपके, कह रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस थे, हार्ड थे, वेरी लेंदी थे। कुछ लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझसे कहा भी था, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस पर कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या है सर, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर ढूंढते जाइए पैराग्राफ में जा करके। तो वो वाला केस बच्चों वाला यहाँ पे आता नहीं है कि आपको क्वेश्चन में एक नाम दे दिया तो वही नाम आप पूरे पैराग्राफ में ढूंढिए, जहाँ मिल जाए बस पूरी लाइन को आप सोचिए कि बस यही आपका आंसर होगा, वहीं से टिक कर दीजिए। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पे जिसको लेकर के आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसके आधार पे आप आंसर दे पाएंगे। तो उस तरह के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। एरर से आपके 5 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉमन एरर से 5 क्वेश्चंस थे। डबल एरर, एनी ऑफ द 2 वर्ड्स फ्रेज कैन हैव एरर और मे नॉट हैव, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्लेस फ्रेज ऑफ वर्ड, मतलब पूरे फ्रेज में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, कुछ इस तरीके से आपके एरर्स यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे एरर से। सेंटेंस करेक्शन आया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था। मैंने जब IPPB वाला बताया था शायद, उसमें बताया था कि आपके एरर से या तो 10 क्वेश्चंस मिला के देते हैं या तो इसको डिवाइड करके देते हैं, 5 और 5 में बांट देते हैं, बात एक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट से भी आपको 5 नंबर यहाँ से पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट थे और डबल फिलर्स आपके 5 नंबर के आए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो इंग्लिश का पेपर जैसा हमेशा से पूछा जाता है वैसा ही पेपर था। कोई भी इसमें ना तो बहुत ज़्यादा इसका लेवल हाई था ना तो बहुत ज़्यादा लेवल लो था। इंग्लिश हमेशा से ऐसा ही पूछा जाता था, तो वैसा ही उसको रखा गया था। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे जैसे विकी ने तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं, तो आप भी इसके आसपास अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है। 20 नंबर से तो ऊपर आप करे ही होंगे इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करके रखनी है, मेरिट बननी है, फिर इंटरव्यू लेना है, सब कुछ रखना है। केवल यहाँ का कट ऑफ तो पार करने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा हाई अटेम्प्ट रखते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा यहाँ पे होगा। बात करते हैं अब एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको हेडिंग से दिख ही रहा होगा एप्टीट्यूड कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड था। यहाँ पे आगे चल के देखते हैं एप्टीट्यूड में पूछा क्या क्या गया था यहाँ पे। तो एप्टीट्यूड में देखिए 5 नंबर की आपकी नंबर सीरीज थी, मॉडरेट लेवल की थी, मतलब जैसे आपके RRB में पूछे जा रहे थे बच्चों वाले सवाल वो सब तो थे नहीं। यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो आए थे वो मॉडरेट लेवल के थे। इस पर मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। DI आपकी आई थी, तो DI जैसा इनका पेपर था तो इसमें 4 आपके DI के सेट आए हुए थे। कुछ लोगों का मैंने सुना है कि उनके में 3 भी आया हुआ था, तो 3 से 4 का रेशियो आप लेकर के चलिए। आपके यहाँ पे 4 DI जैसे इनके में आई हुई थी। एक आपका पाई चार्ट था, एक आपका ग्राफ टाइप था यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट वाली DI आई थी यहाँ पे। एंड 1 वॉज पैराग्राफ टाइप, मतलब जो आपका देखते हैं सेट थ्योरी वाला आता है या पैराग्राफ वाला आता है वो आपका था। तो 4 यहाँ पे सेट आए हुए थे। मेन काम क्या होता है DI में, यहाँ पे अगर मैं एकदम ओवरऑल एनालिसिस आपको बताऊं तो आपकी जो DI होती है वो कैलकुलेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे टफ और इजी वाली बात नहीं होती, कैलकुलेशन की बात होती है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव होती है DI, तो कैलकुलेशन आप अपनी इंप्रूव करिए। जितना ज़्यादा आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये आसानी यहाँ पे पैदा करती है। DI सॉल्व करना सबको आता है, कैसे सॉल्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा करके अगर किए गए थे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, लेकिन आप कितनी जल्दी भाग कर लेते हैं, कितनी जल्दी गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपके लिए फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो 20 नंबर की यहाँ पे DI पूछी गई थी, 5 नंबर की नंबर सीरीज थी। और यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से था, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 2 एंगल्स दिए हुए थे, कंपेयर टू 155x एंड 5 ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए थे। और यहाँ पे
ऑप्शन में एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, इस तरीके के कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। मतलब एंगल पूछा गया था और बताया, आपको बताना क्या था कि एक्स और वाई दोनों एंगल में से दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आसानी है, ज्योमेट्री अगर आप एसएससी की थोड़ी भी तैयारी किए होंगे तो इसको बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आया था। अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा था। ये देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। उन्होंने प्रयास किया है अपनी तरफ से बनाने का, लेकिन आपको पता होगा कि एग्ज़ाम टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको याद रख पाना कितना कठिन होता है, बशर्ते आप केवल क्वेश्चन नोट करने ही ना गए हों। तो वैसे आपको याद रखना थोड़ा कठिन होता है, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो ये ज्योमेट्री में इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या पूछा गया था। तो आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इन सब से मिला करके आपके जो भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आए हुए थे। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, 5 नंबर का था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन आपका कह रहे हैं कि कन्वेंशनल टाइप का नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। इस तरह का कुछ आपके इक्वेशन बन के आए हुए थे। इन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, जब मेमोरी बेस्ड पेपर होगा तो उस पर हम देखें कि किस तरह के आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, तो और डेटा सफिशिएंसी से भी यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो आपका जो मैथ का पेपर था वो मॉडरेट टू आपका डिफिकल्ट था, या कहते हैं मॉडरेट टू आपका हार्ड पेपर आया हुआ था। डीआई आपकी कैलकुलेटिव थी। आपको पता है कि आपके पास केवल 2 घंटे का समय, उसी में आपको पूरा पेपर अगर निपटाना है तो यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, आप सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन कितने समय में आप सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैथ का पेपर था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि आपके होश उड़ जाए रीजनिंग की तरह, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव था, तो इसलिए आपके लिए बेचैनी थोड़ी सी उत्पन्न कर सकता था। आगे बात करते हैं हम, 2 सेक्शन आपके और बाकी हैं, उनमें भी देखते हैं कैसे पेपर आए हुए थे। फिर देखिए आपका कंप्यूटर अवेयरनेस कह रहे हैं कि वेरी इजी फॉर कंप्यूटर रिलेटेड स्टूडेंट्स। अब तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर से फ्रेंडली हो गए हैं, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती थी, तो ईजी था। और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, जैसे देख सकते होंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं, तो देख लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया था, कंप्यूटर की वीडियो जब स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और बनते भी रहते हैं कि उनको सब कुछ आता रहता है, तो बेसिक से वो आप कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो यही यहाँ पे क्या होती है, गलती होती है आपकी। यहाँ पे देखेंगे इस आपके एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर के थे, या जो बेसिक्स होते हैं, कंप्यूटर कैसे बना, क्या बना, कब बना, किस जनरेशन में क्या यूज हुआ। जैसे ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था, आईसी कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी। नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए कंप्यूटर वाले चैप्टर में। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे। निबल के बारे में मैंने बताया था, जो आपको शायद मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस की जो 3rd वीडियो उसमें निबल के बारे में मैंने बताया था क्या होता है। मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और यही आप ध्यान नहीं देते हैं। आप केवल जो बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं उन्हीं पे ध्यान देते हैं कि एक्सेल बनाओ, पावर पॉइंट बनाओ, या नेटवर्किंग का बनाओ। वहाँ से आपके एक आध क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आप एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा छटपटाते हैं, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं उसको आप देखते भी नहीं हैं। तो यही आपकी गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलती आप करिएगा नहीं। जो भी पढ़िए बेसिक से लेके पढ़िए, चाहे आपको पहले से पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उसे बेसिक से लेके पढ़िए, आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। जब बेसिक्स आपके क्लियर रहते हैं तो आगे आप कुछ भी सीख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और याद भी आपको रहेगा। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो आपके 20 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो मेरे ख्याल से आप 20 के 20 कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 19 कर लीजिए तो भी आपके लिए ये अच्छा ही रहेगा, मतलब स्कोरिंग है ये। ठीक है, ये आपके 20 नंबर जो हैं आप आराम से निकाल सकते हैं, पूरे 20 के 20। ओके, आगे देखते हैं हम। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस से आपके 40 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए थे। इंग्लिश में भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस थे, जनरल अवेयरनेस में भी 40 के थे, और कंप्यूटर में 20 नंबर क्वेश्चंस थे। तो जनरल अवेयरनेस में भी क्या खासियत थी इसकी कि यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे आपके कहाँ से थे, आपके बैंकिंग अवेयरनेस से थे। बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। तो करंट अफेयर की वीडियो तो खैर मैंने देना भी बंद कर दिया था, हो सकता है इसीलिए नहीं दिया हो, खैर ये तो मजाक की बात है। करंट अफेयर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आए हुए थे, बहुत कम क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कहाँ से थे, बैंकिंग अवेयरनेस से थे। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस कहें, वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को आए थे। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं तो आप बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आए थे। कुछ इन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको हेल्प करेंगे आपकी आगे की तैयारी के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखिए तो दिखेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ कि द इंडियन गर्ल बुक ऑर्थर कौन था, HQ कॉर्पोरेशन बैंक, HQ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम बेस। मैंने ये वाला पूरा आपको पोर्शन दिया हुआ है, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज। मतलब मैंने कहा भी था यहाँ से
आप पढ़ेंगे, कम से कम 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्का फंसने ही वाले हैं एक वीडियो से, तो आप क्यों नहीं निकाल लेते हैं। व्हेन डिड 10,000 करेंसी नोट डीमोनेटाइज, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे आपके देख रहे हैं क्वेश्चन, आपके ज़्यादातर आपके कहाँ से आए हुए थे, बैंकिंग बनने से। सीआरआर से क्वेश्चन था, ट्रेजरी बिल से था, एमसीएलआर क्या था, इकोनॉमिक नोबल प्राइज, विच बैंक इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि जो स्टैटिक वाला पार्ट है आपका बैंकिंग अवेयरनेस का, जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है, जो चीज़ें फिक्स हैं, हेडक्वार्टर्स बैंक्स के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, और सबकी टैगलाइन आप याद कर सकें तो अच्छा है, इंटरव्यू में काम आ सकता है। पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया था जब मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पर, तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं लोग तो उनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपसे मजाक मजाक में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपका वहाँ पे इंटरव्यू ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे आपके जो स्टैटिक वाले पार्ट हैं, जैसे डैम वगैरह हो गया, या फिर हम बात करें कि आपके पावर प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं करंटली, और पुराने भी जो इम्पोर्टेंट हैं सब आप पढ़ लीजिए। अब लोग क्या करते हैं, अगर पावर उनको पढ़ना है, पावर प्लांट्स कितने हैं, पावर प्रोजेक्ट कितने हैं, तो निकाल लेंगे 250 पावर प्लांट्स की लिस्ट। अब ये आपको काम नहीं करेगा, 250 देखते ही आपका दिमाग खराब होगा, कहाँ से पढ़ेंगे इसको। आप इंपॉर्टेंट छांटिए ना कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं तो इस तरह की वीडियो आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका होता क्या है कि ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम ख़राब होता है, आपका भी मेरा भी, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर तैयार हों तो मैं इन सब पे वीडियो बना सकता हूँ, बहुत आसान होता है इनको पढ़ना, और इंपॉर्टेंट बना के दूंगा, उससे बाहर आपसे पूछा भी नहीं जाता है, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा इस तरह की वीडियोज़ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट काम नहीं होता है, बहुत आसान होता है, जैसा कि इनको भी याद करना मैंने आपको बताया था। आप एक बार अगर देखेंगे वीडियो, मेरे ख्याल से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसी तरह बैंक का भी मैं बना दूंगा, डैम का भी बना दूंगा, पावर प्रोजेक्ट सबका बना सकता हूँ, बस आप लोग तैयार हों उसे पढ़ने के लिए। तो जनरल अवेयरनेस का अगर आपको तैयारी करनी है तो ज़्यादातर आप स्टैटिक पार्ट पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक पार्ट के बाद अगर दूसरा कुछ है तो बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आप ध्यान दीजिए, तो आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका सारा पेपर कैसा आया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट की बात करें तो 15 नंबर के ऊपर अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिक्योर जोन में हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 20 नंबर के ऊपर तो कम से कम आपका होना ही चाहिए, 20 नंबर के ऊपर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। मैथ की बात करें तो मैथ आपका 50 नंबर का था, तो 25 नंबर से ऊपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है किसी भी हालत में। कंप्यूटर का तो मैं कहूँगा 20 के 20 क्वेश्चन करके एकदम ईजी होते हैं। अगर आप अपने आप को अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके रखा है कंप्यूटर के लिए तो 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए आपका 40 नंबर का आया था, तो 20 नंबर से ऊपर के आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 20 40 60 60 और आपका 25 कितना हो जाता है, 85 85 और 15 मैं कहूँगा 100 के ऊपर अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो अपने आप को थोड़ा सा आप सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर सब के लिए क्या था, हार्ड था, किसी के लिए इजी नहीं था। बात यहाँ पे ये होगी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पे मायने रखेगी कि आपने अगर मान लीजिए कुछ लोगों का मैंने देखा तो कहते हैं पेपर बहुत बैड हुआ, मैं केवल 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, बहुत ख़राब पेपर हुआ। तो एक तरह से ये हास्यास्पद होता है कि आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को या खुद को। तो 150 क्वेश्चन इन हालात में करना है अगर आपको, तो आप बैंक की भी तैयारी मत करिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईएएस वगैरह की तैयारी करिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपने 150 क्वेश्चन किए 100% एक्यूरेसी के साथ, तो फिर तो आप लड्डू मिठाई बांटना शुरू करिए, आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है। लेकिन इन सब बातों पर अगर ध्यान नहीं देते हैं हम, अगर सच्चाई पर थोड़ा आते हैं, तो आपने अगर 95 एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है या उससे ऊपर किया हुआ है और आप 100 से ऊपर ही हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी आगे आने वाले एग्जाम कैसे होंगे ये डिपेंड करेंगे कि आपका जो कट ऑफ होगा वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम आपके कैसे होते हैं, इसी पैटर्न पे होते हैं या फिर कुछ और उसमें बदलाव आता है, तो वो हम देखेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम तो हो गया, अब आगे जिसका एग्ज़ाम होगा उनके लिए तो पेपर का पैटर्न पता चल गया, तो उनको थोड़ी सी हेल्प तो मिल जाएगी, तो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक में आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पहला आपका एग्ज़ाम देता है सबसे पहले, उसके नंबर को देखेंगे, और जो सबसे आखिरी में एग्ज़ाम देगा, सबसे लास्ट डेट में एग्ज़ाम देगा, उसके नंबर को देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मलाइज़ किया जाता है नंबर्स को, उसके बाद आपको यहाँ पे
रिजल्ट बनता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती है कि मैंने किया तो था रीजनिंग में 40 नंबर का, लेकिन मुझे मिले हैं 40.25 नंबर, ऐसा कैसे? तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन के चलते ही आपका होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को बात नहीं पता होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, होता है ऐसा। हालांकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये मुझे पता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपका पेपर कैसा हुआ था, और हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर टफ था, सबके लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो पेपर ख़राब हुआ है तो उसमें डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि पेपर अब ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए क्या है कि आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी में आप जुट जाइए, और ध्यान में रखिए कि बैंक यहाँ पे सिर्फ आपके नॉलेज का ही टेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि आपकी धैर्य या कह दें कि प्रेशर आप कितना मैनेज कर सकते हैं, इस क्षमता का भी टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। इस तरह से पैटर्न बदलने का मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक है, जैसे आपसे अगर मैं कह दूं कि करंट अफेयर में पूछा जाएगा, एक सिलेबस मैंने दे दिया, करंट अफेयर आपसे पूछा जाना है, लेकिन मैंने उसमें और कुछ भी नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? पीछे का 4 साल का पेपर उठा के देखेंगे कि करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। लेकिन करंट अफेयर का मतलब मैं इंडिया का कोई करंट अफेयर दूँ ही नहीं, सारा का सारा इंटरनेशनल करंट अफेयर उसमें भर दूँ। बाद में आप कुछ कह भी तो नहीं सकते, मैंने तो कहा था केवल करंट अफेयर आएगा, ये नहीं कहा था कि इंडिया का ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चक्कर में मत पड़िए। पेपर खराब आपका हुआ है तो सबका वैसे ही पेपर हुआ है, किसी का अच्छा नहीं गया है, या कह लीजिए सबका पेपर सेम ही हुआ है, तो सबके नंबर भी वैसे ही आएंगे। बस आप आगे वाले आने वाले एग्जाम पे ध्यान दीजिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे आपको हताश नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कह रहा हूँ कि उम्मीद बना के रखिए और तैयारी करते रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। ठीक है, आप जहाँ ना उम्मीद हुए, कुछ लोग होंगे कहेंगे पढ़ाई छोड़ देता हूँ मैं, आज से पढ़ना ही बेकार है, तो पढ़ाई छोड़ के आप किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि अपना ही नुकसान करेंगे, और कुछ नहीं होगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ना है आपकी पढ़ाई छोड़ने से, बल्कि आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो एक कॉम्पिटिटर आपका और कम हो जाता है और लोगों के लिए। तो हताश नहीं होइए, कंपटीशन में बने रहिए। सब लोगों के लिए एक ही पेपर आएगा, आपके लिए कोई अलग पेपर नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वो भी आंसर करने का प्रयास मैं करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं कि मेमोरी बेस्ड आपका जो पेपर निकलता है वो मैं ले लूँ। अगर आपको भी मिले तो मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको तो पता ही होगी, smartstudy00@gmail.com, ये मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो मुझे मिल जाएगा पेपर। अगर आपको मिलेगा तो कृपया करके मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से टाइम निकाल के ढूंढने का प्रयास करूंगा। मिलेगा तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगा कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।